अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद और आप देख रहे हैं सक्सेस टीचर एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो है दिसंबर 2019 के सीडीपी के सेकंड पेपर के। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन ब्लैंक अभिविन्यास प्रारूप को ब्लैंक अवस्था पर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत। ऑप्शन नंबर 2 आज्ञापालन पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर 3 अच्छा होना परंपरागत। ऑप्शन नंबर 4 आदान प्रदान परंपरागत। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ दोस्तों आपके लिए। नूर forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to the Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement present blank orientation typical at blank stage. Option number 1 law and order post conventional, obedient pre conventional, being nice conventional, exchange conventional। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आदान प्रदान और एक्सचेंज कन्वेंशनल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य के अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जेंडर विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर 2 जेंडर भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 जेंडर पहचान। ऑप्शन नंबर 4 जेंडर रूढ़िवादिताएं। वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। option number 1 gender discrimination। option number 2 gender roles। option number 3 gender identity। option number 4 gender stereotype। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जेंडर रूढ़िवादिताएं और जेंडर स्टीरियोटाइप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माँ साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर 3 ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 4 ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस इफेक्ट to include stories in the curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventurous activities. This move is important because it aims to strengthen this gender bias, it aims to eliminate gender stereotype, it aims to encourage gender consistency, it aims to increase gender discrimination। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। इट एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड current level of performance it is called discovery learning, zone of proximal development, scaffolding, intersubjectively। हिंदी में खोजपूर्ण अधिगम, समीप विकास का क्षेत्र, पार ढांचा और इसे अंत व्यक्तिनिष्ठा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा
स्कार्फ फोल्डिंग, ढांचा, पाड़, और दोस्तों इसे और एक वर्ड से जाना जाता है, मचान। क्योंकि अगर ये वर्ड आया तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसे क्या कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदिक चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैंक के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 लियो वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर 4 अल्बर्ट पेंडुरा। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक, इट इज़ important to understand the social processes and influence of the cultural context on the children's thinking. लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लियो वाइगोस्की, अल्बर्ट पेंडुरा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लियो वाइगोस्की। दोस्तों अगर कहीं पर भी सामाजिक और सांस्कृतिक ये दो वर्ड आपको कहीं पर भी दिखे तो आप सीधा उसे लियो वाइगोस्की से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितता निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 in his classroom should discourage use of logical argument, present problem that required reasoning based solution, use only concrete material to teach the concept, rely solely on prescribed syllabus. तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। समाधान दोस्तों ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब इसमें नेगेटिव टैग वर्ड आप दोस्तों इसका आंसर आप नेगेटिव टैग वर्ड देखकर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले ऑप्शन में हतोत्साहित आया, दूसरे ऑप्शन में केवल आया, तीसरे ऑप्शन में भी केवल आया। केवल हतोत्साहित ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। अगर ये किसी ऑप्शन में आ रहा है तो आप उसे बिल्कुल वो रॉन्ग कर सकते हो, उसे चूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हार्वर्ड गार्डनर के बहु सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 2 दृश्य स्थानिक प्रवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने के योग्य। ऑप्शन नंबर 3 पर्यटन को खोजने की एवं तर्क लगाने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सेंसिटिविटी
टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण, ऑप्शन नंबर 2 समावेश, ऑप्शन नंबर 3 मुख्य धारा से जुड़ना, ऑप्शन नंबर 4 विविधीकरण। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव that make them responsible, productive member of society is called. Option number 1 socialization, option number 2 inclusion, option number 3 mainstreaming, option number 4 differentiation. तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 समाजीकरण, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण, सोशलाइजेशन। पूछ क्या रहा है दोस्तों यहाँ पर? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा, मतलब ये सब जो है ये सब बच्चा अपने समाज में रहकर सीखता है, यानी हैबिट, स्किल, वैल्यू, मोटिवेशन, मोटिव्स, ये सब बच्चा अपने परिवेश में रहकर ये सब कुछ सीखता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभाव करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस totally shape the development of a human. Neither heredity nor environment influence human development. Heredity and environment both influence human development in a complex interplay. दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऑप्शन नंबर 1 नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। ऑप्शन नंबर 2 नॉलेज इज रिसीव पैसिवली बाय लर्नर। ऑप्शन नंबर 3 नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज। ऑप्शन नंबर 4 नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 पहला, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन includes only formative assessment. Option number 2 only summative assessment. Option number 3 neither formation nor summative assessment. Option number 4 both formative or summative assessment using a widely variety of stages. सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संकलनात्मक आकलन,
विविध प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिताएं एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजन करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. They reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threats a teacher. Initial step can be ignore such concern, organize competition between students from different social groups, suggesting the student to leave academic and join some other domain, presenting stories and example of role model from different social groups। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 2, अशक्त अधिकारकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्ध बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड believe that every child has a potential to learn as per their ability and strength. Option show an attitude of pity and sympathy toward disabled learners. Use labels such as handicapped child, retarded child to categorize children. Pay attention only to the gifted and talented children। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? ऑप्शन नंबर 1, एक स्वलीन विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 2, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 4, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। A student show the following sign in the classroom: anxiety around reading, difficulty in recognizing word or letter, poor vocabulary skill, difficulty with understanding or remembering what was read. There are an indication of an autistic student, a creative student, a student with learning disability, a student with mental impairment।
दोस्तों इस पर हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, भले ही वो आपको सीधा सीधा दे या घुमा कर दे, जैसे ये घुमा कर उसने बताया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, और इसे दोस्तों डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ये याद रखना आप, क्योंकि डिसलेक्सिया की डेफिनेशन है स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी उसे पढ़ने में तकलीफ़ होंगी, पढ़ने के प्रति उसे चिंता होंगी, वो डिफ़िकल्टी होंगी वर्ड याद करने में, उसकी वोकेबुलरी पुअर होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जो 15 क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस सेशन को। तो दोस्तों चलिए, खुदा हाफिज़, अगले वीडियो तक।